नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ जो इस बार 10th बोर्ड में आने वाला है। प्यारे विद्यार्थी, जो आज का चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है इसका? रियल नंबर या इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब प्यारे विद्यार्थियों, पहले बात तो ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में टोटल कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का, जिसमें आपके पास में 2 नंबर के तो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वो आएगा बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं? तो इसके लिए आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में और संख्याओं के बारे में पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं आपको अंकों के बारे में। देखो किसकी बात करूं, अंकों की या डिजिट की? तो अंक या डिजिट क्या होते हैं? जैसे आपकी कोई भी संख्या होती है उससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए आपके पास में अंक कौन कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस ये आपके क्या है? डिजिट है। कोई भी संख्या इस ब्रह्मांड की इन 10 डिजिट से मिलकर बनी होती है। आपसे कोई पूछे बताओ डिजिट की संख्या कितनी होती है, तो टोटल डिजिट कितनी होती है अपने पास में? 10। आगे देखिए, अब सबसे पहले अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याएं में जो आपके पास में पहली संख्या आती है वो क्या आती है बताओ? प्राकृत संख्या। क्या आती है बताओ प्यारे विद्यार्थियों? प्राकृत संख्या, या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, यानी 1, 2, 3 और ऐसे करते करते कहां तक चलती है? अनंत तक। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में अपने पास में जो दूसरे नंबर की संख्या आती है पूर्ण संख्या। लेकिन आपको ध्यान रखना भी, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या क्या होगी? सम मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, 2 का भाग किस में जाता है? 2 में। तो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कितनी होगी? 2। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करूं तो इसके बाद में आती है आपके पास में पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? पूर्ण संख्याएं, या जिसको बोलते हैं अपन वोल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वोल नंबर। ये जो वोल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होती है? देखो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, बस इस 1 में क्या शामिल कर लेते हैं अपन? 0। मतलब 0, 1, 2, 3 और कहां तक चलती है ये? अनंत तक। यानी आपको पता लग गया पूर्ण संख्या क्या होती है। जिन संख्याओं में 0 आता है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या में आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी थी? 1 थी। और आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखो ये प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के बाद में आपके पास में आता है प्यारे विद्यार्थियों पूर्णांक संख्या, या जिसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर या जो पूर्णांक संख्या होती है क्या होती है? यानी देखो आपके पास में 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, अब बच गई क्या? आपने माइनस की संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो माइनस की संख्याएं जो शामिल हो जाती है वो क्या बन जाती है आपके पास में? पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस अनंत से -3, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे करते करते कहाँ तक चलती है ये? प्लस अनंत तक। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत की जो संख्याएं पढ़ते हो आप, उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में प्यारे बच्चों आपके पास में आती है संख्या कौन सी? परिमेय संख्या। क्या आती है बताओ? परिमेय संख्या। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर है इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सके। जिन संख्याओं को किसके रूप में लिख सके? p बटा q के रूप में, और जहां q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। अब प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में, एक बार आया हुआ भी है। अब देखो लेकिन इस क्वेश्चन को पूछा किस टाइप से गया था? आपको बताया गया था कि कोई संख्या a अपॉन में b थी, ऑप्शन में था। कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब ऑप्शन में ऐसा p बटा q था ही नहीं, था क्या? a अपॉन में b और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपको ये समझना है कि कभी भी परिमेय संख्या में नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ऊपर वाली तो हो सकती है, हाँ। यानी मैं कहूँ तो परिमेय संख्या होती क्या एक प्रकार से? जो आपके बटे वाली संख्या होती है, पॉइंट वाली संख्या होती है, वो सारी किसके उदाहरण है? परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि आप इसके नीचे कितना लगा सकते हो? 10 लगा सकते हो। जैसे मान लो आपकी ये संख्या है, इन सबके नीचे भी आप कितना लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं क्या 0 परिमेय संख्या है?
तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जीरो के नीचे भी अपन कितना लगा सकते हैं, एक। तो जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे विद्यार्थी, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है क्या, हाँ, क्योंकि 5 के नीचे भी अपन कितना लगा सकते हैं, एक। परिमेय संख्याओं के बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट नंबर आता है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और आपके चैप्टर में पूछा भी जाता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन कौन सी संख्या होती है, जिन संख्याओं को अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी हो सकती है, एक तो आपके पाई की कोई भी संख्या हो, मतलब पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, जो भी हो, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपके पास में अंडर रूट की कोई भी संख्या, जैसे मान लो अंडर रूट की जो संख्या जिसका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकलता है, वही अपरिमेय कहलाएगी। अब आप में से कोई कहेगा कि सर ये अंडर रूट 4 है, ये भी क्या है, परिमेय है क्या, नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान तो कितना होता है, 2 होता है, इसलिए ये तो परिमेय में आती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका अंडर रूट में पूरा पूरा मान नहीं निकलता है। और तीसरा टाइप क्या हो सकता है, जैसे मैं लिखूँ 0.303, फिर यहाँ पर लिख दूँ 003, फिर 000 और ऐसे आगे तक चलती रही, मतलब ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद में लगातार बढ़ती रहती है, साथ में रिपीट भी नहीं होती है, वही क्या कहलाती है, अपरिमेय। अगर रिपीट हो जाती तो वो परिमेय की श्रेणी में रख दी जाती। समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको छांटना पड़ेगा, क्या पता पाई आ जाए तो पाई वाली अपरिमेय संख्या होगी, क्या पता कि उसमें अंडर रूट आ जाए तो वो भी अपरिमेय होगी, या क्या पता आपके पास में ऐसी संख्या आ जाए तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें और किसके बारे में पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए, एक तो होती है आपके पास में सम संख्या, एक होती है आपके पास में विषम संख्या, एक होती है आपके पास में अभाज्य संख्या, एक होती है आपके पास में भाज्य संख्या। सम संख्या को अपन बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चले कि कौन सी सम संख्या है और कौन सी भी सम संख्या है, तो आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, उसका लास्ट डिजिट देखना है। यानी लास्ट डिजिट का मतलब क्या हो गया, लास्ट में क्या लिखा हुआ है वो देखना है। अगर लास्ट में आपको किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये दो चारों पांचों संख्याओं में से अगर कोई सी दिख जाए तो वही क्या होगी, आपके सम संख्या होगी। जैसे मैं आपके पास में लिखूं, तो बताओ ये प्यारे विद्यार्थी, ये सम संख्या है कि सम संख्या है, ये क्या होगी, सम संख्या। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में कितना लगा हुआ है, 2। तो आप लास्ट में से देख के पता लगा सकते हो अगर आपके पास में ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। इसके अलावा एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, जिसके लास्ट में ये दिखाई नहीं देंगे, मतलब जिसका लास्ट का, पहले बात तो विषम संख्या क्या होती है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या कहलाती है। अब बताओ कौन कौन सी विषम संख्या हो सकती है, जिसका जो लास्ट डिजिट है यानी अंतिम अंक है, लास्ट में क्या क्या दिख जाए आपको, लास्ट में दिख जाए 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इन संख्याओं में से कोई संख्या दिख जाए, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी आपके पास में, विषम संख्या या ओड नंबर कहलाएगी। एक होती है आपके पास में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का और एक के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए पहले बात तो, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है, तो प्राइम नंबर वो होती है जिसमें खुद का भाग जाए और एक का। तो ऐसी कौन संख्या है, 2 है, 2 में खुद का भाग जाता है और एक का। इसके बाद में आता है 3, उसके बाद में आता है 5, उसके बाद में क्या आता है बताओ 7, 7 के बाद में 9 लिखो क्या प्यारे विद्यार्थियों, नहीं, क्यों, 9 में क्या होगा आपके पास में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 9 के बाद 7 के बाद में क्या आएगा, 11। इस प्रकार की जो अनंत तक संख्याएं चलती रहती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इससे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी कितनी होती है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो कितनी है, 3। आपसे कोई पूछे कि एक भाज्य या अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। देखिए आगे, एक होती है आपके कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट या भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें और किसी संख्या का भी भाग जाए, मतलब खुद के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त किसका भाग जाए, दूसरी संख्याओं का भाग जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 तो आ गया, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से।
4 के बाद में कितना आएगा 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं में खुद और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या का भाग जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे? 4 है। लेकिन एक ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। कैसे देखो, अगर मैं इस 2 के टुकड़े करूँगा तो आपके पास में क्या मिलेगा? 2 इंटू 1। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से करना है, आगे क्या क्वेश्चन आएगा? हाँ तो स्टूडेंट सुनिए, आपके पास में जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, वो क्या आएगा? आपको बोला जाएगा कि संख्याओं के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। ये फैक्टर या गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। किस प्रकार से निकालोगे आप फैक्टर या गुणनखंड? जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है कि 24 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब आपसे पूछेगा कि फैक्टर ऑफ 24, तो 24 का फैक्टर पूछा जाएगा और ऑप्शन आपके पास में 4 रहेंगे। जैसे आपके पास में आ जाए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, या आपसे पास में ऑप्शन नंबर बी आ जाए, वो आ जाए आपके पास में 2 की पावर 3 इंटू 3। ऑप्शन सी आ जाए आपके पास में, ऑप्शन सी क्या आ जाए आपके पास में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और ऑप्शन डी आ जाए तो आपके पास में वो क्या जाए, इनमें से कोई नहीं आ जाए, मान लो इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। गुणनखंड निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले लो निकालते हैं। यहाँ लिखा 24, 24 का गुणनखंड करेंगे, बताओ कितने से भाग जा रहा है? 2 से। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आगे इसमें भी किससे भाग जा रहा है? 2 से। ये कितना आएगा? 6, 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का। अब यहाँ से आप देखिए कि जो आपने 24 लिखा है, 24 में देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यानी 2 को फैक्टर, तो 2 का फैक्टर तो कितना हो गया? 3। और यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन ये नहीं है। हाँ यही है क्या ऑप्शन? तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थी, हाँ तो स्टूडेंट सुनिए, आपके पास में जो क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, एक तो इसमें पूछा जाता है एलसीएम, और एक आपसे पूछा जाता है एचसीएफ। एलसीएम मतलब लसैप, मतलब लघुत्तम समावर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है मैसैप, यानी महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? आपको 2 संख्याएं दे रखी होगी, 2 या 3 जो भी हो सकती है। पहले बात तो मैं इनका एक फॉर्मूला की बात कर लेता हूं आपसे। मान लो अगर आपको 2 संख्याएं दी हुई है तो उसका एक फॉर्मूला आता है आपके पास में। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मान लो 2 संख्या है जिसमें एक संख्या ए है और दूसरी क्या है? बी। तो इन दोनों का गुणनफल यानी ए इंटू बी बराबर किसके होगा आपके पास में? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी अपन इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मेरे को कोई कहे कि आपको 36 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो उसके लिए आपको पहली बात तो 36 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 36 के यदि आप फैक्टर करते हो तो आपके पास में देखो कितने आएंगे 36 के फैक्टर? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और 24 के ऐसे अगर आप फैक्टर करोगे तो वो कितने आएंगे आपके पास में? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब अगर आपको एचसीएफ चाहिए, देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, अगर आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3। तो कॉमन का मतलब क्या होगा? जो पावर छोटी होगी वो रखना है। तो यहाँ पे 2 3 बार आ रखा है और यहाँ पे 2 कितनी बार रखा है? 2 बार। इसका मतलब 2 2 बार तो कॉमन होगा। 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर तो 1 बार आ रहा है और यहाँ पर कितनी बार आ रखा है? 2 बार। कॉमन लेना है तो कॉमन कितनी बार आ सकता है? केवल 1 बार। तो इसका एचसीएफ क्या होगा अपने पास में? 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 तिया 12। ये तो इसका क्या हो गया? एचसीएफ। इसी प्रकार अगर अपने एलसीएम निकालना है तो जो पावर ज्यादा होगी वो रखना है। बताओ यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। ज्यादा बार किसके अंदर है? इसके अंदर। तो एलसीएम में हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी है। ऐसे देखो 3 में ज्यादा कौन सा है? 3 की पावर 2, तो आप रखोगे 3 की पावर 2, ये रखोगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। सॉरी, हाँ 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। और यहाँ पर 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9। 8 नाम कितना हो जाएगा? 72। यानी ये तो हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम।
प्यारे विद्यार्थी एक बात और सुनना, हमेशा HCF की टेबल बोलने पर ये दोनों संख्या ही आती है। देखिए क्या 12 की टेबल में आती है क्या? बिल्कुल आती है। क्या आपके पास में 72 इन दोनों के टेबल में आता है क्या? हाँ। और एक चीज और ध्यान रखनी है, HCF हमेशा इन दोनों से छोटा होगा और LCM इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा। अब आपसे कोई कहे कि चलो ये तो आपने निकाल लिया, ये तो आपके पास में जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए तब करना है, लेकिन ऑप्शन का क्वेश्चन आ गया आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने का तरीका बता दूं आपको जिस भी संख्या का LCM और HCF फाइंड करना है उसका फैक्टर करते हैं। देखना कितना सिंपल है। इसमें आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दो, दोनों में जाए। देखो ऐसी संख्या सोचो जिसका दोनों में भाग जाता है। जैसे मेरे दिमाग में 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन मान लो एक बार के लिए मैंने बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही सोची, 12 पे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने 6 का भाग दिया। कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24 और 6 चंका 36। क्या अभी भी दोनों में किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का। तो 2 का भाग देने पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या अभी भी किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो यहीं पर इसको रोक दो। अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे, किसको? 6 को और 2 को, तो ये तो आपके पास में आ जाएगा 12। यही तो होगा आपके पास में HCF। मतलब इन दोनों का गुणनफल तो कितना होगा? HCF। बताओ सिंपल तरीका है कि नहीं है? दूसरा, अगर आपको LCM निकालना है तो LCM के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 को किससे गुणा करोगे? 2 से, और फिर इसको इससे करो, मतलब फिर से 2 से, और फिर इसको इससे कर दो, मतलब फिर से 3 से। 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 72। ये इसका पास में क्या आ गया? LCM आ गया। प्यारे विद्यार्थी देखा आपने, LCM और HCF निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे मैं आपके पास में अभी यही एग्जांपल लेता हूं। मान लो 2 संख्या है, 2 संख्याओं में से एक संख्या आपको दे रखी है 36 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, जबकि एक का LCM तो दे रखा है आपको कितना? LCM तो दे रखा है 72 और HCF कितना दे रखा है आपको? 12 दे रखा है, और एक संख्या आपको कितनी दे रखी है? 36। दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखना प्यारे विद्यार्थी बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया? b, बराबर में LCM कितना है? 72 इंटू HCF कितना है? 12। आपको किसका मान चाहिए? b का। तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। तो आप क्या करोगे? इसका डिवाइड कर दोगे 36 से। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 3 से काटूंगा 72 को, तो 24 तिया 72, मतलब आपके पास में b का मान कितना आ जाएगा? 24। इस प्रकार मतलब ये आपके पास में जो फॉर्मूला है ना, इससे बहुत से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितनी संख्या है? 1 2 3 और 4। इन 4 संख्याओं में से एग्जाम में आपको कोई भी 3 नंबर दिए होंगे और 1 नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। और आपके पास में क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों सुनिए, अब जो आपके पास में जो बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आएगा, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा अब की बार। क्वेश्चन क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। अब करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन या हल लिखोगे। कैसे लिखना है? आपको सबसे पहले अगर ये अपरिमेय दे रखी है तो हमें क्या करना है? मानना है कि ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो अपन लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या होगी, यानी लेट द √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सके। तो यहां से हम क्या मानेंगे कि माना 2 नंबर है a और b दो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग जाता है, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर, सॉरी। सहभाज्य संख्या है कौन? a और b। तब आपको पता है कि ये √2 है, वो किसके बराबर होगा? p बटा q, मतलब a बटे में b के बराबर होगा। अब यहाँ पर चाहे क्वेश्चन में √2 आए तो आप इसमें 2 लिख देना, √5 आए तो यहाँ 5 लिख देना, √3 आए तो यहाँ 3 लिख देना, मतलब कोई सा क्वेश्चन आप सब एक ही प्रकार से होने वाले हैं। यहाँ से आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे, मतलब इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ये हो जाएगा √2b बराबर में आपके पास में क्या आ गया? a। आपको क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे तो हो जाएगा a का स्क्वायर a, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर हो जाएगा b।
यहां से मैं कहूंगा कि ए क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब मेरे को किसको प्रूव करना है, भाज्य, यानी ए को तो मैंने प्रूव कर लिया कि एक भाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या है। अब बी को भी आपको क्या प्रूव करना है कि ये भी क्या होगी, एक सहभाज्य संख्या होगी। जिसको भी आपको प्रूव करना है उसके बराबर किसको प्रूव करना है, बी को। तो आप क्या करोगे, माना, सबसे पहले आप लिखोगे माना बी बराबर में, अगर यहाँ 2 है तो 2c, यहाँ 3 है तो 3c, 5 है तो 5c। तो मैं इसकी जगह क्या मानूंगा, यहां मानूंगा 2c रखने पर। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे तो पहले से 2 है, हमें किसके जगह मानना है, एक की जगह मानना है। आप मानोगे एक की जगह कितना, 2c मानने पर। जैसे मैं यहाँ रखूंगा 2b² बराबर में एक की जगह आप क्या रख रहे हो, 2c, तो यहाँ पे 2c का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। 2 ऐसे कैसे, b² ऐसे कैसे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू c²। बताओ 2 से ये 4 कटेगा तो कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 2 और c²। इसका मतलब जो b संख्या है ना, इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। इसका मतलब b भी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। और अगर सहभाज्य संख्या है तो ये ए और बी दोनों कभी भी बटे में क्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती बताओ, परिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अपन लिखेंगे अतः, या लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप कहोगे कि सर हमें तो अपरिमेय सिद्ध करना था, ये परिमेय कैसे होगी। तो ये हमने क्या किया था, एक गलत कल्पना करी थी। यहाँ पे अपन ने गलत कल्पना करी थी क्या, कि √2 को क्या मान लिया था, परिमेय। तो यहाँ मैं लिखूंगा यह परिणाम हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह लिखेंगे यह परिणाम हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः अगर गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसका मतलब तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब अगर √2 है तो √2 की जगह यहाँ पे जहां पर भी मैंने 2 रखा है वहां पर आप 2 रखोगे। अगर यहाँ पे √5 से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो सब जहां पर 2 लिखा वहां पे 5 रख देना। इस प्रकार आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।